हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इकोनॉमिक्स का प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे थे। जो विकास सिंह सर का इकोनॉमी का क्वेश्चन है 450 क्वेश्चंस, उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर दोस्तों 102 तक कर लिया था। ठीक है, 103 क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे। ठीक, इसका पीडीएफ ऑलरेडी हमने आपको टेलीग्राम चैनल पे हिंदी इंग्लिश दोनों में दे दिया है सॉल्यूशन के साथ। तो देखिएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 103 है। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग द इम्पैक्ट बॉन्ड्स। इम्पैक्ट बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन दोस्तों सही है। ठीक है, देखिए, इम्पैक्ट बॉन्ड्स वो बॉन्ड्स होता है जिसको खरीदा जाता है, तो उस पर आपको जब तक मान लीजिए पैसा आप डाले हैं उसमें, तो उस पैसे से अगर कोई प्रॉफिट आपको रिटर्न मिल रहा है या फिर कुछ परफॉर्मेंस हो रहा है, कोई प्रदर्शन हो रहा है, कोई इम्पैक्ट हो रहा है, तभी आपको रिटर्न मिलेगा, नहीं तो रिटर्न आपको नहीं मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपने बॉन्ड खरीद लिया तो आपको पैसा मिलते जाएगा, नहीं। वो बॉन्ड का पैसा किसी प्रोजेक्ट में लगाएंगे और उस प्रोजेक्ट से अगर उसका परफॉर्मेंस देखेंगे, अगर परफॉर्मेंस इसका हो रहा है जो हम जिस पर्पज़ के लिए बॉन्ड लाया गया था, तो अगर परफॉर्मेंस पॉजिटिव हो रहा है तब जाके आपको रिटर्न मिलेगा, नहीं तो रिटर्न नहीं मिलेगा। उसको हम लोग इम्पैक्ट बॉन्ड दोस्तों बोलते हैं। ये अलग अलग चीज़ों में हो सकता है। सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड हो सकता है। सोशल इम्पैक्ट मतलब बॉन्ड मतलब जो भी पैसा है सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड का आएगा वो सोशल फील्ड में लगाया जाएगा, जैसे हेल्थ में, एजुकेशन में, वीमेन पे। कुछ जो है डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड होता है, जो डेवलपमेंट के पर्पज़ के लिए लगाया जाता है। तो जो सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड होता है, ठीक है, उसमें वापस आपको पैसा करेगी सरकार। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि कोई प्रोजेक्ट में अगर पैसा दिया जा रहा है तो अच्छा परफॉर्म करेगा तो आपको फिर रिटर्न करेगा, रिपेमेंट करेगा। वहीं अगर डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड जो होता है उसमें जो रिपेमेंट होता है, वो रिपेमेंट वापस पैसा कौन देता है, वो कोई ऑर्गेनाइजेशन देता है, एनजीओ देता है, जो डोनेट करता है पैसा। ठीक है, तो ये अंतर है आपका। सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड में पैसा कौन देगा, सरकार। डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड में पैसा कौन देगा, तो एनजीओ देगा जो पैसा डोनेट करता है। ठीक है, इतना समझ में आया। ये ऐसा इम्पैक्ट बॉन्ड होता है। इम्पैक्ट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जिसमें हम लोग सिर्फ इनपुट पे फोकस नहीं करते कि हम चलो इतना पैसा दे दिए हमको मिलेगा, नहीं। परफॉर्मेंस पे और रिजल्ट पे, परिणाम पे वो डिपेंड होता है। ठीक है तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा है कि इट इज़ सब्सक्राइब बाय द गवर्नमेंट। देखिए, जो इम्पैक्ट बॉन्ड होगा वो दो टाइप का होता है, सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड और एक डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड। तो जो सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड होता है उसको सब्सक्राइब करता है हमारा सरकार, लेकिन जो आपका डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड है उसको जनरली पैसा कौन देता है, गवर्नमेंट एनजीओ देता है, गवर्नमेंट देता है या फाउंडेशन देता है। मतलब गवर्नमेंट नहीं देता है, ठीक है, कौन देता है, नॉन गवर्नमेंट बॉडी देता है, इसलिए ये हमारा गलत होगा। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है प्राइवेट सेक्टर फाइनेंस और बॉन्ड इशुएंस। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर जो होता है क्षेत्र भांड का जो है क्षेत्र बॉन्ड का वित्त पोषण करता है, तो ये एकदम सही है। फिर बोल रहा है रिपेमेंट इज बेस्ड ऑन एग्रीड आउटकम्स, आउटकम के आधार पर, परिणाम के आधार पर पुनर्भुगतान होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट बोल रहा है द इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू फंड द सोशल एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव, तो ये भी सही है कि इसका उपकरण जो है सामाजिक और विकास पहल फंडिंग के लिए किया जाता है, ये भी सही है। तो कौन सा सही उत्तर है, आंसर जो है वो 2, 3 एंड 4। पहला क्यों गलत था कि गवर्नमेंट जो है उसका सदस्यता नहीं लेती है बल्कि पब्लिक लेती है और सरकार उसको पैसा फंड वापस करती है। ठीक है, समझ में आया। तो सरकार इसको लाती ज़रूर है, लेकिन और गारंटी लेती है कि आप सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड में इन्वेस्ट कीजिए, हम अगर परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो हम आपको रिटर्न करेंगे, और नहीं भी होगा फिर भी हम आपको रिटर्न करेंगे, क्योंकि सरकार गारंटी ले रही है रिपेमेंट का। डेवलपमेंट में एनजीओ ये सब ले रही है। ठीक है, तो अगर एनजीओ या कोई फाउंडेशन अगर किसी डेवलपमेंट बॉन्ड इशू करती है तो इसको कोई भी लोग खरीदते हैं, और पैसा रिपेमेंट कौन करेगा, यही एनजीओ खरीदेगी जो लेके आई है। कोई सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड है तो उसमें वो सरकार लेके आती है, लेकिन उसका सदस्यता कौन लेता है, उसको खरीदता कौन, तो प्राइवेट सेक्टर खरीदता है। ठीक है, बस यही अंतर है डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड और सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड में। दोनों प्राइवेट लोग खरीदते हैं, लेकिन पैसा कौन देता है, सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड में सरकार पैसा देता है और डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड में एनजीओ ये सब फंडिंग करती है। हाल ही में हम लोग महिलाओं के लिए भी इम्पैक्ट बॉन्ड लेके आए हैं, जिसके तहत महिलाओं उस बॉन्ड से महिलाओं को हम लोग रोज़गार देंगे, और ये सारा लेके आइए। तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट हमारा कॉर्पोरेशन है, ये जो है वीमेन के लिए इम्पैक्ट बॉन्ड लेके आई है, जिसके द्वारा महिलाओं को शिक्षित करेंगे, उनको रोज़गार के लिए रेडी करेंगे दोस्तों। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 104 है, सियोरिटी बॉन्ड्स। सियोरिटी बॉन्ड को जमानत बॉन्ड इंग्लिश में बोल सकते हैं, लेकिन आप सियोरिटी बॉन्ड ही बोलिए तो ज़्यादा अच्छा है हिंदी में भी। देखिए क्या होता है, देखिए मान लो ये कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लिया है कि हम रोड बनाएंगे, ठीक है, और ये सरकार को बोला है कि हम रोड बना के आपको देंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्टर मान लो रोड बना के नहीं दिया, तो फिर सरकार को कौन गारंटी देगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करता है, ये जो कॉन्ट्रैक्टर है वो किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को
इससे एक बॉन्ड खरीद लेता है जिसको बोलते हैं सियोरिटी बॉन्ड, ठीक है, सियोरिटी बॉन्ड, और बदले में उसको देगा प्रीमियम देगा भुगतान। जैसे हम लोग LIC के लिए खरीदते हैं ना, तो बदले में उसको प्रीमियम देते हैं, तो प्रीमियम दे देगा इंश्योरेंस कंपनी को। और ये जो सियोरिटी बॉन्ड खरीद लिया इंश्योरेंस कंपनी से इस कॉन्ट्रैक्टर ने, और वो सरकार को दे देगा कि देखिए हमने सियोरिटी बॉन्ड खरीदा है, अगर हम प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो ये जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको बॉन्ड पैसा दे देगी प्रोजेक्ट का। तो सरकार भी निश्चिंत हो जाएगा कि चलो ठीक है, मेरे पास बॉन्ड है, अगर मेरे को फंडिंग नहीं मिलेगा, नहीं प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा टाइम पे, तो ये इंश्योरेंस कंपनी हमको पैसा वापस कर देगी। तो ये इंश्योरेंस कंपनी पैसा कहाँ से लाएगी? तो एक तो इसको प्रीमियम मिल रहा है, और दूसरी तरफ से अगर ये डिफ़ॉल्ट हो जाती है तो जो इंश्योरेंस की कंपनी है वो इससे जो है पैसा निकाल लेगी, लेकिन सरकार बेफिक्र हो जाएगा क्योंकि इसको पैसा मिल जाएगा, ये इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। तो इसी को बोलते हैं सियोरिटी बॉन्ड, ठीक है। तो हम लोग पहला स्टूडेंट पढ़ते हैं, बोल रहा है इंश्योरेंस कंपनीज आर अलाउड टू इशू सियोरिटी बॉन्ड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो सियोरिटी बॉन्ड जो है इंश्योरेंस कंपनी जारी कर सकती है, बदले में प्रीमियम लेगी, और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए हो सकता है, पहले नहीं होता था, लेकिन जो हमारा एक संस्था है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने अलाउ कर दिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, चाहे वो सरकार का प्रोजेक्ट हो या प्राइवेट का प्रोजेक्ट हो, सारे प्रोजेक्ट के लिए सियोरिटी बॉन्ड जो है इंश्योरेंस कंपनियाँ ला सकती है। इसलिए एकदम ये सही है कि बीमा कंपनियों को बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए जमानत बॉन्ड जारी करने की अनुमति है। बोला इट कैन यूज्ड एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर बैंक गारंटी। अब देखो पहले क्या होता था, ये जो व्यक्ति होता था ये बैंक से गारंटी ले लेता था कि और ये हम पैसा अगर नहीं दे पाएंगे तो मेरा जो बैंक है वो गारंटी ले लेगा, और बदले में वो बैंक को जो भी पैसा देगा। अब बैंक को गारंटी देने का ज़रूरत नहीं। बैंक गारंटी का मतलब ये होता है इस व्यक्ति को अलग से जो है अपना कुछ पैसा रखना पड़ता था, अलग से वो पैसा वो निकालेगा नहीं, उसको हम लोग एस्क्रिव अमाउंट बोलते थे। क्या बोलते थे? उनको हम लोग बोलते थे एस्क्रिव अकाउंट। इसमें क्या होता था, उसको अलग से पैसा कुछ जितना भी प्रोजेक्ट का, मान लो 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो कुछ पैसा उसको अलग से निकाल के बैंक में रख देना पड़ता था और उसको छुएगा नहीं, ठीक है। अब उसको ज़रूरत नहीं है कि वो अलग से पैसा बैंक में अपना खाता अलग से रख ले, वो जितना का प्रोजेक्ट है या उसका रेशियो में। अब क्या है, गारंटी दे दिया है, सियोरिटी बॉन्ड दे देगा, तो इसको अलग से बैंक में अपना पैसा रखने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या होगा, पहले क्या होता था कि मान लो 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो उसको पैसा मान लो मिला कहीं से, तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको अलग से 30 करोड़ रुपया रख देना पड़ता था, ठीक है, ताकि अगर डिफ़ॉल्ट हो जाएगा तो ये पैसा जो बैंक में अलग से रखा गया उसको छुएगा वो नहीं, वो मिल जाएगा गवर्नमेंट को प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो इससे क्या होता था, इस कंपनी के पास जो कॉन्ट्रैक्टर है मात्र 70 करोड़ रुपया ही बचा है अब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। तो उसको अब क्या होगा, नुकसान हो गया कि भाई चलो 70, अब कैसे वो प्रोजेक्ट पूरा करेगा। अब क्या होगा, इसको अलग से बैंक में पैसा रखने के लिए गारंटी रखने की ज़रूरत नहीं है, अब ये बॉन्ड से ही सब काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं कि इसका उपयोग बैंक गारंटी इसके विकल्प के रूप में किया जा सकता है। तो एकदम सही है। बोला इट विल रिड्यूस इनडायरेक्ट कॉस्ट फॉर कॉन्ट्रैक्टर, तो कॉस्ट भी उसका घट जाएगा क्योंकि आप उसको टेंशन नहीं है कि पूरा पैसा देने का ज़रूरत, जब प्रोजेक्ट फेल होगा तब ना वो ये जो इंश्योरेंस कंपनी उससे पैसा रिकवर करेगा इससे कॉन्ट्रैक्टर से, अभी तो ज़रूरत नहीं है, ऐसा तो नहीं सब प्रोजेक्ट फेल हो रहा है। तो उसका कॉन्ट्रैक्टर का खर्चा भी जो है घट जाएगा कॉन्ट्रैक्टर का, उसको अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगा अलग से हम पैसा रखें, या फिर गारंटी फारंटी अलग से लेने की ज़रूरत नहीं। जब फेल होगा तब हम पैसा देंगे, लेकिन प्रीमियम का पैसा बहुत ही कम होता है। मान लो 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो प्रीमियम होगा मान लो 5 लाख रुपया, तो 5 लाख ये आसानी से दे सकता है। पहले क्या होता था 30 करोड़ अलग से आप रख दीजिए। इसलिए ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है कि इससे अप्रत्यक्ष लागत में कमी आएगी ठेकेदारों का, कॉन्ट्रैक्टर का, ठीक है। इसलिए दोस्तों जो सही है, करेक्ट आंसर हमसे पूछा है ना, तो करेक्ट आंसर क्या है बताइए, 1, 2 एंड 3। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। तो उपयोग सभी जो है हमारा सही उत्तर है। समझ में आ रहा है आपको सिक्योरिटी बॉन्ड कौन होता है, कौन इशू करता है, कौन गारंटी लेता है, कौन प्रीमियम देता है, और किस तरह से IRDA ने इसको प्राइवेट सेक्टर के लिए अलाउ कर दिया, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो या गवर्नमेंट सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है, इससे खर्चा उसका बच जाएगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट बच जाएगा, और अलग से बैंक गारंटी के रूप में नहीं रखना पड़ेगा पैसा। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105 बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, ठीक है। इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज निम्नलिखित पे विचार करना है। देखो इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज क्या होता है, यहाँ पे जो है ये गिफ्ट सिटी में बनाया गया है, जो गुजरात का शहर है ना, गिफ्ट सिटी जो एक फॉरेन टेरिटरी के रूप में ट्रीट होता है, फाइनेंशियल जो सेंटर के रूप में ट्रीट हो रहा है। हम लोग इसको इंटरनेशनल सेंटर बनाए ताकि बहुत सारी कंपनियां अपना यहाँ पे करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट में फुल्ली कन्वर्टेबिलिटी होगा, कोई रूल्स मतलब उतना ज़्यादा रेगुलेशंस नहीं करेंगे, सेबी RBI IRDA ये सब रेगुलेट नहीं करेगी। इसके लिए हम लोगों ने अलग से गिफ्ट अथॉरिटी बनाया है। तो ये सब हमने बात किया है ना,
गुजरात इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी बनाया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, गिफ्ट सिटी में ही इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज दोस्तों बना रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी के द्वारा सॉल्यूशन दिया जाएगा ताकि जितना भी आपको बुलियन का मतलब समझ लो सोना, ठीक है, सोना। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, मान लो कोई व्यक्ति है जिसको क्या है कि सोना इंपोर्ट करना है बाहर से, सोना तो भारत में होता नहीं, बाहर से इंपोर्ट करेगा, आयात करेगा, तो उसके लिए डॉलर चाहिए। तो डॉलर के लिए आपको पता है कि बहुत सारा रेस्ट्रिक्शंस है डॉलर खासकर सोना लेने के लिए, क्योंकि भारत सरकार जो सोना को कट कर रही है इंपोर्ट ताकि ना हो, आयात ना हो, क्योंकि हमारे इससे करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है। तो आपको पता है कि 80:20 स्कीम है और भी बहुत दुनियादारी चीज़ है। इसके लिए क्या किया गया है गिफ्ट सिटी में कि कोई भी व्यक्ति को जितना भी आपको डॉलर चाहिए वो ऑनलाइन तरीक़ा से जो है डायरेक्ट जो है इंपोर्ट सोना को कर सकते हो, इस एक्सचेंज का प्रयोग करके डायरेक्ट सोना पे एक्सचेंज कर इंपोर्ट कर सकते हो बाहर से। इससे होगा सोने का जो मूल्य है वो मार्केट में उसका स्टैंडर्डाइजेशन होगा, ठीक है, और भारत को एक अच्छा ये सेंटर बना देगा सोना को एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है। अभी क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जो निर्यातक है, आयातक है, उसको अगर सोना लाना है तो उसके लिए उसको आगे DGFT जो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड है उससे आपको लाइसेंस लेना होता है, ठीक है। प्लस आप RBI ने जिन बैंकों को बोला है आपको डॉलर एक्सचेंज करके रुपया एक्सचेंज करके डॉलर देगी सोना के लिए, वहीं से ले पाओगे, ठीक है। हमारे पास ऑलरेडी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है हमारे पास, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज है। तो ये सब भी आपको सोना एक्सचेंज करने के लिए देता है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे देता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है अभी आप ले लीजिए, बाद में आपको फ्यूचर में जब कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके अनुसार जो है आपको पेमेंट किया जाएगा, उसको बोलते हो, उसमें ट्रांजेक्शन होगा। लेकिन MCX और जो हमारा NCDEX जो है इसका कोई बिल्डिंग फिजिकल टाइप का बिल्डिंग नहीं है, सब ऑनलाइन टाइप का हो रहा है। लेकिन जो गिफ्ट सिटी है वो फिजिकली जो है स्थापित है आपका गुजरात के गांधीनगर में, राइट ना। तो वहाँ पे जो है आप आसानी से बुलियन का एक्सचेंज कर सकते हैं, जितना भी आपको डॉलर चाहिए आप ले लीजिए और उससे आप सोना एक्सचेंज ले आइए, आपको कोई भी उतना रिस्ट्रिक्शंस उसमें नहीं होगा, ठीक है, समझ रहे हो ना, उतना ज़्यादा लाइसेंस का ज़रूरत पड़ेगा। तो टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है आसानी से जो है आप डॉलर लेके आप सोना जो है इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। और लेकिन ये सुविधा सबको नहीं देगा, जो आपको क्वालिफाइड आपका ज्वेलर्स होगा, जो अच्छे ज्वेलर्स होंगे उन्हीं को ये सुविधा दिया गया है, ठीक है। तो बोला इट हैज़ बीन लॉन्च्ड इन द गिफ्ट सिटी ऑफ गांधीनगर, सही बात है, मैंने बता दिया आपको। इट इज़ द फर्स्ट सच बुलियन एक्सचेंज इन द कंट्री टू ट्रेड फिजिकल गोल्ड। बोला फिजिकल गोल्ड के लिए पहली बार जो है सबसे बड़ी है। ऑलरेडी हमारे पास MCX है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, हमारे पास NCDEX है, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज। लेकिन ये सब जो है ऑनलाइन होता है ना, फिजिकल इसका कोई भी बिल्डिंग नहीं है, ठीक है। लेकिन गिफ्ट सिटी का फिजिकल है, तो आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर C एंड 1 और 2, ठीक है। या भौतिक सोने का व्यापार करने वाले देश का पहला ऐसा बुलियन एक्सचेंज है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये चीज़, और इसको जो RBI फिर भी रेगुलेट नहीं करता है, इसके लिए अलग से अथॉरिटी है जिसको बोलते हैं गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, ठीक है। इसके बारे में ऑलरेडी हमने बात की, ये एक स्टेचुटरी बॉडी है, ये सारा हमने बात किया है, ठीक है। मृणाल सर का PDF जो हमने पढ़ा है आपको, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ RBI गवर्नर। बोल रहा है RBI गवर्नर जो अपॉइंट किया जाता है उसके टर्म के बारे में, इसमें अभी आपको डिटेल में हमने पढ़ा है। बोल रहा है एज फिक्स्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट वाइल अपॉइंटिंग नॉट एक्सीडिंग 5 मंथ्स एंड एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट। बोल रहा है जैसा कि केंद्र द्वारा तय किया गया है, सरकारी नियुक्ति करते समय 5 वर्ष अधिक ना हो और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र हो, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि जो RBI का गवर्नर है वो आपका 5 साल के लिए क्या होता है, अपॉइंटमेंट किया जाता है। जनरली 5 साल के लिए हो सकता है, लेकिन जनरली अभी प्रेजेंट में उसको 3 साल के लिए कर रहे हैं और उसको दोबारा री अपॉइंटमेंट कर सकते हैं और उसको हम लोग बढ़ा के जो है 5 साल तक बढ़ा भी सकते हैं टोटल, है ना। तो सही बात है, एज फिक्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स किया कि अपॉइंट करने समय 5 साल से एक्सीड नहीं होना चाहिए और जो री अपॉइंटमेंट हो सकता है, ये सही है। लेकिन प्रेजेंट में हम लोग अभी कितना कर रहे हैं दोस्तों, 3 साल के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला तो स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा हम देखते हैं, बोल रहा है कि अच्छा बस हो गया, एक ही स्टेटमेंट था, नेक्स्ट भी देख लेते हैं फिर भी। एज फिक्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट वाइल अपॉइंटिंग नॉट एक्सीडिंग 3 years एंड एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट। नहीं, 3 साल नहीं होता है, ऐसा नहीं है, जनरली 5 साल तक के लिए करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अभी प्रेजेंट में किया जा रहा है 3 साल के लिए, उसको हम दोबारा री अपॉइंटमेंट पुनः नियुक्ति करके 5 साल तक टोटल कर सकते हैं, इसलिए हमारी ये गलत होगा।
नेक्स्ट बोल रहा है कि एज फिक्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट वाइल अपॉइंटिंग नॉट एक्सीडिंग 5 मंथ्स नॉट एज री अपॉइंटमेंट, गलत बात है, री अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। अभी देखिए अपने शशिकांता दास का हम लोग को टेन्योर बढ़ा दिए, लेकिन टोटल जो है 5 साल से ज़्यादा नहीं होगा, इसलिए ये भी हमारा गलत है कि जैसा कि केंद्र द्वारा तय किया गया है सरकारी नियुक्ति करते समय 5 वर्ष अधिक ना हो और पुनः नियुक्ति के लिए पात्र ना हो, ये गलत बात। अब एज फिक्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट वाइल अपॉइंटिंग नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स एंड नॉट एज री अपॉइंटमेंट, गलत है, री अपॉइंटमेंट तो हो सकता है लेकिन 3 साल से ज़्यादा भी कार्यकाल हो सकता है, ओवरऑल 5 साल से ज़्यादा नहीं होगा, ये भी हमारा गलत है। तो जो 106 का आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बैंक्स रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ द आरबीआई फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, बोल रहा है डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करने के लिए, ठीक है, आरबीआई का ज़रूरत पड़ता है। बैंकों को निवेशकों की नियुक्ति के लिए आरबीआई की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे, बोला मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक इज अंडर डुअल रेगुलेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड आरबीआई। देखो अगर कोई पब्लिक सेक्टर सरकारी बैंक है तो सरकार तो आरबीआई तो रेगुलेट करेगा ही, और चूंकि सरकारी बैंक है तो सरकार तो करेगा ही, ठीक है, तो ये एकदम सही है, ठीक है। तो आरबीआई गवर्नर को बहुत सारा पावर, हाँ आरबीआई का जो डायरेक्टर होगा वो बैंकों के डायरेक्टर को हटा नहीं सकता है, उसको रिमूव नहीं कर सकता है, और उसको ओवरऑल मतलब खुद ही बोर्ड में नहीं आ जाएगा, और उसको खुद पावर नहीं है कि बैंकों को विलय कर दे, मर्ज कर दे, ये पावर नहीं है। बहुत कमज़ोर बैंक रहेगा तभी वो उसका मर्ज और विलय कर सकता है, लेकिन नॉर्मल केस में नहीं करना है उसको। प्राइवेट बैंक को तो कर सकता है, लेकिन सरकारी बैंकों के लिए आरबीआई को उतना ज़्यादा पावर नहीं दिया गया। ओवरऑल वो रेगुलेशन ज़रूर करेगा, ठीक है, समझ रहे हो ना, अपने मन से नहीं कर सकता है। लेकिन आरबीआई का सेंट्रल गवर्नमेंट से सलाह लेके जो हमारा बैंक होते हैं उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्या कर सकता है, सुपरसीड कर सकता है, लेकिन खुद से नहीं कर सकता है फोर्सफुली, समझ में आ रहा है। तो पहला तो ठीक है, बोल रहा है कि अगर बैंक रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, अगर डायरेक्टर को अपॉइंटमेंट करना है, ठीक है, अगर डायरेक्टर को क्या करना है दोस्तों, अपॉइंटमेंट करना है, तो आरबीआई का दोस्तों पूरे परमिशन का जो है वो ज़रूरी पड़ता है, ठीक है, क्योंकि आरबीआई ने बहुत सारा गाइडलाइंस लेके आए जिसके तहत बैंक के जो डायरेक्टर होते हैं, ठीक है, और भी जो एडिशनल डायरेक्टर होते हैं उनको अपॉइंट अगर करना है तो आरबीआई से पूरा परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। और ये हम बात कर रहे हैं सरकारी बैंक का, प्राइवेट बैंक का हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना। और जो आपका अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उनका है बैंकों का, तो उसको अगर सुपरसीड करना है तो आरबीआई स्वयं से नहीं कर सकता, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है हमें सब चीज़ करना पूछना पाछना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एकदम सही चीज़ है, याद रखिएगा। तो कौन सा सही उत्तर है बताओ, करेक्ट आंसर कौन सा है, बोथ 1 और 2 हमारा सही उत्तर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हमारा 108, बोला निम्नलिखित कथनों पे विचार करो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आरबीआई इज होली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सही बात है, पूरा आरबीआई का मालिक जो है कौन है, भारत सरकार है, इसीलिए तो आरबीआई जो है अपना सरप्लस जो होता है वो गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करता है कि नहीं करता है, सही बात है। बोल रहा है कि आरबीआई सरप्लस ट्रांसफर्स, जो भी आरबीआई का एक्सेस पैसा है तो उतना जो है डिसाइड होता है कि कितना पैसा जो हमको देना है, वो आरबीआई का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और सरकार की मदद से डिसाइड होता है, ठीक है। नेक्स्ट बोला आरबीआई सरप्लस ट्रांस, आरबीआई का जो अधिशेष रहता है, जितना पैसा वो कमाया, जितना उसका खर्चा हुआ, जो भी बच गया और जो भी उसके अलग से रखना है आरबीआई को अलग अलग रिजर्व के तहत, तो जो भी पैसा बचता है एक्स्ट्रा पैसा आरबीआई जो होता है केंद्र सरकार को पिछले 5 वर्षों में लगातार कम हुआ है, कम नहीं हुआ है दोस्तों, ट्रेंड जो है लगातार वो ऊपर नीचे आरबीआई ने पैसा दिया है, ठीक है, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, ऐसा, ठीक है, इसलिए ये हमारा गलत होगा, ठीक है। और आरबीआई जो पैसा देता है, सरप्लस देता है, वो आरबीआई एक्ट में हमारा लिखा हुआ, आरबीआई एक्ट में हमारा आरबीआई एक्ट जो 1934 है उसके अंदर में लिखा हुआ है कि सरकार को पैसा आरबीआई को देना पड़ेगा, अधिशेष जो भी बचता है, तो ये एकदम सही है। और चूँकि मालिक आरबीआई का भारत सरकार है तो देना ही पड़ेगा, तो आंसर हमारा सही है, केवल 1 ही सही है, समझ में आएगा। चलिए उसको इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क दोस्तों बोलते हैं, उसके तहत पैसा दिया जाता है। वो रहा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क ऑफ आरबीआई। तो आरबीआई की आर्थिक पूंजी ढांचा जिसको इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क बोलते हैं, उसके बारे में हमारा प्रश्न है। तो आरबीआई का सेक्शन 19 एक्ट हमारा 1934 जो आरबीआई हमारा एक्ट है 1934 का, उसका सेक्शन नंबर जो आपका दोस्तों 47 है, ठीक है। उसमें 2 क्लियर कट ऑब्जेक्टिव दिया गया है कि इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क मतलब जिसके तहत, इस फ्रेमवर्क के तहत कितना पैसा आरबीआई सरकार को देगा, ठीक है। विमल जालान जो समिति थी उसने जो है सलाह दिया था कि इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क कितना बढ़ाना चाहिए कितना घटाना चाहिए, ठीक है। उसने और क्या क्या बोला अभी हम देखते हैं। तो आरबीआई एक्ट में क्लियर कट लिखा हुआ है कि कंटिजेंसी बफर जो है बनाने का ज़रूरत है, ठीक है। कुछ बफर, कंटिजेंसी मतलब आकस्मिक बफर बनाने का, ताकि फ्यूचर में कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाए तो आरबीआई के पास कुछ बफर जो है होना चाहिए दोस्तों, है ना, समझ रहे हो।
तो आरबीआई एक्ट जो है हमारा बोलता है कि कुछ कंटिजेंट बफर बनाने की। विमल जालान समिति ने भी बोला है कि आरबीआई को जितना भी बैलेंस शीट आरबीआई का है, मतलब तुलन पत्र, जितना भी आरबीआई का बैलेंस शीट है, तुलन पत्र है, उसका 5.5% से 6.5% पैसा उसको अलग से जो है बैलेंस शीट का कंटिजेंसी बफर के रूप में रखना चाहिए। कितना उसका एसेट लायबिलिटी है उसके अनुसार, तभी जो है वो फ्यूचर में कुछ अगर सिचुएशन होगा तब वो डील कर सकता है। ठीक है, इस तरह से, ताकि क्राइसिस हो जाए, संकट हो जाए तो आरबीआई के पास पैसा हो नहीं है तो हाथ फैला दे, कहाँ से पैसा मांगेगा फिर। ठीक है, समझ रहे हो, तो याद रखिएगा। तो पहला ठीक है, उसको कुछ रिजर्व रखना पड़ता है। नेक्स्ट, आरबीआई एक्ट स्पेसिफाइज दैट सरप्लस नीड्स टू बी ट्रांसफर, तो बाकी जितना पैसा बच गया वो ट्रांसफ़र कर दीजिए। द ट्रांसफर ऑफ सरप्लस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मे रिजल्ट इन इन्फ्लेशन। अगर पैसा आरबीआई से सरकार में आएगा तो सरकार पैसा का क्या करती है, अलग अलग योजना के तहत लगाती है, पुल बनाएगी, हॉस्पिटल बनाएगी, रोड बनाएगी, मनरेगा में पैसा देगी, पीएम किसान के तहत देगी, तो लोगों के हाथ में पैसा जाएगा। और जब भी लोगों के हाथ में पैसा जाएगा तो पैसा ज़्यादा हो जाता है तो महंगाई बढ़ता है। तो सही बात है, सरकार को अधिशेष का हस्तांतरण होने से भारत में मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। बढ़ेगी नहीं बोल सकता, बढ़ सकती है, तो चांसेस हैं हाँ बढ़ सकती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, डी 109 का ऑप्शन डी। वो तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क क्या था मैंने बता दिया, विमल जालान समिति ने क्या बोला बता दिया, क्यों आरबीआई जो है कंटिजेंसी बफर इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क मेंटेन करती है, वो सारा चीज़ हमने देख दिया। एक तो हो गया कि, दूसरा चीज़ हो गया कि जितना पैसा बच गया वो दे दो और कुछ पैसा अपने लिए अलग से बचा के रखो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110। बोल रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसिडरिंग रिगार्डिंग लिक्विडिटी क्राइसिस इन द डेब्ट मार्केट। लिक्विडिटी क्राइसिस का मतलब होता है जब ही बाज़ार में जो है पैसा कम है, तरलता कम है, तो उसको बोलते हैं ऋण बाज़ार में तरलता का संकट। उसके बारे में हमारा है। ठीक है, पहला है कि इट मे बी काउज ड्यू टू डिफ़ॉल्ट इन द डेब्ट मार्केट। अगर ऋण बाज़ार में डिफ़ॉल्ट हो जाए, डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या हो जाए कि जो पैसा दिया है वो वापस करे ही नहीं, तो ये बताइए, तो बैंक उसको चाहेगी कि किसी को पैसा दें, नहीं चाहेगी। आप सिंपल लॉजिक लगाइए, आप लॉजिक लगाइए, पीओएल। पीओएल क्या होता है, प्रैक्टिकल रहो, ऑब्जर्वेशन और लॉजिकल रहो। तो जब भी डेब्ट मार्केट में, डेब्ट मार्केट मतलब ऋण बाज़ार, ऋण बाज़ार मतलब जहाँ पे जिसमें ऋण दिया जा रहा है, जैसे बैंक लोन दे रही है और बैंक को उसका पैसा वापस नहीं मिल रहा है, तो बैंक बताइए अगली बार पैसा देने के लिए इच्छा करेगा, नहीं करेगा, उससे क्या हो जाएगा, बाज़ार में जो है तरलता का संकट हो जाएगा। तो पहला हमारा सही है। फिर बोल रहा है इट मे बी काउज ड्यू टू द एफईआई रनिंग आउट ऑफ द इंडियन मार्केट। अगर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, अगर डॉलर इंडिया से बाहर जाने लगे दोस्तों, ठीक है, अगर इंडिया से डॉलर बाहर जाने लगे तो हमारा रुपया क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है, जब भी रुपया कमज़ोर हो जाएगा तो आपको पता है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, वो आपका इन्वेस्ट करती है किस में, बॉन्ड में भी। मैंने बताया था ना, देखो एफडीआई जो होता है वो बॉन्ड में नहीं आ सकता है, ये मैंने बताया था। लेकिन जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो बॉन्ड में भी आ सकता है और शेयर में भी आ सकता है। तो जब एफपीआई जो है वो निकलेगा तो मतलब बॉन्ड जो जिसके पास है वो भी बेच के निकल जाएगा। तो इससे क्या होगा, बॉन्ड जब बेच के निकलेगा तो बॉन्ड कोई ख़रीदेगा नहीं, है ना। बॉन्ड जब खरीदेगा नहीं तो पैसा सरकार को आएगा ही नहीं, क्योंकि जो पैसा सरकार एफपीआई ने जहाँ जहाँ पैसा दिया था, मान लो बॉन्ड, सरकार का बॉन्ड खरीदा था, वो सरकार को बोल रहा है कि लाओ मेरा पैसा, तो हम जा रहे हैं, तो सरकार को पैसा का संकट हो जाएगा। सिंपल बात है, क्योंकि बॉन्ड को खरीदने वाला है ही नहीं। तो ये एकदम सही है। नेक्स्ट बोल रहे हैं किट में रिजल्ट इन द हार्डनिंग ऑफ द इंटरेस्ट रेट। बोल रहा है इससे जो है ब्याज दर सख्त हो सकता है। ठीक है, तो हो सकता है क्या होगा दोस्तों कि जब भी पैसा का संकट हो जाएगा, ठीक है, लिक्विडिटी जब क्राइसिस होगा मार्केट में, पैसा है ही नहीं, तो पैसा है ही नहीं, तो जिसके पास पैसा है, ठीक है, मान लो पैसा मार्केट में पहले 100, सबके पास पैसा है, 1 लाख रुपए मार्केट में है, तो जिसको भी लोन चाहिए, ये कहाँ जाए, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख रुपए, तो जिसको भी लोन चाहिए तो उसको जो है सस्ते रेट पे मिल जाएगा। लेकिन मार्केट में जब पैसा है ही नहीं और डिमांड करने वाले बहुत ज़्यादा हैं, तो इंटरेस्ट रेट ऑटोमेटिकली ब्याज दर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसके परिमाण स्वरूप मतलब लिक्विडिटी जब क्राइसिस होता है, तरलता का संकट होता है, तो ब्याज दर सख्त हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है। तो सही बात है। फिर बोल रहा है आरबीआई में डू ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओएमओ मतलब ओपन मार्केट, खुला बाजार प्रक्रिया बोलते हुए हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन कर सकता है टू रिजॉल्व द लिक्विडिटी क्राइसिस। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है कि आरबीआई जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदता है और बेचता है। तो जब भी आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदेगा तो बदले में क्या देगा, पैसा। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन के द्वारा आरबीआई जो है लिक्विडिटी की क्राइसिस को ख़त्म कर सकता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लेगा तो क्राइसिस कम हो जाएगा।
ठीक है ना, क्योंकि ओपन मार्केट ऑपरेशन में दोनों आता है, खरीदना और बेचना दोनों। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में यहाँ पे खरीद लेगा, ठीक है, तो चारों ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। तो लिक्विडिटी क्राइसिस का मतलब पैसा का संकट, और जब भी पैसे का संकट कम होगा तो उसको किस तरह से बढ़ाना है, तो हमारा संकट दूर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, बस लॉजिक लगा के हमें सॉल्व करना था। ये वाला पॉइंट जो था वो थोड़ा क्रिटिकल था, आपको रिलेट करना था कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो होता है वो आपका बॉन्ड में भी इन्वेस्ट करता है, शेयर में भी करता है, राइट। तो बॉन्ड में कर रहा है तो वो अगर भारत को छोड़ के चला जाएगा तो जो वो बॉन्ड खरीदा था वो पैसा बोलेगा सरकार से हमको अपना पैसा वापस दो, डॉलर वॉलर, तो सरकार को पैसा का कमी हो जाएगा, है ना। आप समझिए ना, आपके पास 100 रुपया है, आपने लोन लिया है बहुत सारे लोग से बॉन्ड के रूप में, ठीक है, और एक बैगे सब आपसे मांगने लगा, लाओ पैसा लाओ पैसा लाओ पैसा, और 50 रुपये आपने वापस कर दिया, तो आपके पास तो 50 रुपये ही बचा ना। तो तरलता का संकट हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। तो ठीक है, तो 110 का आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 111, बोला विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द आफ्टर इफेक्ट ऑफ द डिमोनेटाइजेशन। विमुद्रीकरण का क्या प्रभाव हुआ, विमुद्रीकरण होने से क्या हुआ बताइए, मार्केट में पैसा की कमी हो गई ना, क्योंकि 500 और 1000 का जो नोट है वो सब इकोनॉमी में आ गया। हुआ कि नहीं हुआ बताओ, खुद से सोचो, हुआ ना। तो देखिए दोस्तों, विमुद्रीकरण होने से क्या हुआ, सरकार ने बोल दिया कि 500 रुपया और 1000 मतलब 1000 और 5000 का नोट, 500 का नोट नहीं चलेगा। तो नहीं चलने से क्या हुआ जो पैसा लोगों के पास था, जितना आया उतना आरबीआई ने रिप्लेस करके दे दिया। जो पैसा नहीं आया वो आरबीआई के पास जिम्मेदारी है वापस करने का नहीं, क्योंकि आरबीआई ने फिक्स कर दिया था कि इतने समय के भीतर ही आपको करना है, नहीं कर पाओगे तो हम आपको बाद में आओगे तो रिप्लेस नहीं करेंगे। तो बोले आरबीआई लाइबिलिटी वुड रिड्यूस टू द एक्सटेंट द ओल्ड नोट्स डज नॉट कम टू द बैंकिंग सिस्टम। अगर जितने पुराने नोट नहीं आएंगे उतनी जो है बैंकिंग प्रणाली के लिए आरबीआई की जो देनदारी होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सही बात है, जितना नोट नहीं आया उसको थोड़ी अब घर जाके रिप्लेस करेगा, आपको टाइम दिया था नहीं किए तो नहीं किए, आरबीआई का लाइबिलिटी कम हो गया। बैंकों में लिखा होता है कि मैं धारक को इतना रुपया अदा करने का वचन देता हूँ, लेकिन कुछ समय में नहीं आए, डिमोनेटाइजेशन के समय में उसके बाद आ गए तो नहीं हो पाएगा। फिर बोल रहा ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ फ्रॉम द होल्डर ऑफ इलिसिट ब्लैक मनी टू द पब्लिक सेक्टर। आपको पता है कि बहुत सारे लोगों के पास ब्लैक मनी था, 500 रुपये 1000 रुपये का नोट, तो उसे आरबीआई तो वो क्या किया, इनडायरेक्ट तरीक़ा से किसी दूसरे के थ्रू जो है अपना पैसा 2-2 हज़ार करके गरीब उलीब को दे दिया और वो जो है जमा करवा दिया बैंकों में। तो क्या हुआ, जो भी पैसा ब्लैक मनी से कमाया गया था वो जनता के द्वारा पब्लिक सेक्टर में जो है डाल दिया गया, पैसा नहीं बैंक में वापस चला गया। तो धारकों से जो अवैध काला धन था, ठीक है, उसका हस्तांतरण हो गया किस में, सार्वजनिक क्षेत्र में हस्तांतरण हो गया, ठीक है। जो भी काला धन का धारक थे वो उन्होंने अपना पैसा जो है पब्लिक सेक्टर में आ गया। मान लो कोई पैसा कमाया होगा ब्लैक मनी, मोटू मान लो कमाया होगा 50,000 रुपया, तो ये क्या किया, ये खुद जाएगा पकड़ा जाएगा। इसने क्या किया, अपने मज़दूर जो इसके काम करते होंगे, मान लो 20 मज़दूर था, तो सबको बोल दिया कि ये लो अपना 5,000 रुपया ले लो, ठीक है, 5,000 बोल रहा हूँ, कितना हो जाएगा, हाँ ठीक है, अपना 2,500 रुपया ले लीजिए, सबको दे दिया 2,500 रुपया, जाओ जमा कर दो, तो ले लो तनख्वाह अपना। तो ये लोग ले लिया और बैंक में जमा कर दी। तो ये व्यक्ति का तो जो ब्लैक मनी था वाइट में कन्वर्ट हो गया ना, ऑटोमेटिक हो गया। अब थोड़ी गरीब से पूछेगी सरकार तुम पैसा कहाँ से ले, 2-2 हज़ार देगा तो पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये सही हो गया कि इससे काला धन जो है ट्रांसफ़र हो गया, ब्लैक मनी ट्रांसफ़र हो गया पब्लिक सेक्टर में, बैंकों में ट्रांसफ़र हो गया। डिक्रीज इन द लिक्विडिटी, तरलता में कमी हो गई, क्योंकि पैसा जो है पब्लिक के हाथ से दूर जा रहा है सरकार में, उसको बोलते लिक्विडिटी कमी हो। कुछ पैसा को सरकार ने जो लीगल टेंडर था, उसका लीगल टेंडर ख़त्म कर दिया, और लीगल टेंडर ख़त्म हो गया तो फलाना जो नोट है इस तारीख के बाद नहीं चलेगा। तो जो पैसा आया, जो पैसा नहीं आया उसे लिक्विडिटी सरकार का क्या हो गया, इकोनॉमी में तरलता कम हो गया। डिमोनेटाइजेशन से, विमुद्रीकरण से तरलता में कमी होती है। अब देखिए डिमोनेटाइजेशन के बाद लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं रहा, सब पैसा बैंकों में चला गया, 500 1000 का नोट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112, बोल रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ द मॉनेटरी बेस ऑफ एन इकोनॉमी। मॉनेटरी बेस क्या होता है, ठीक है ठीक है, मौद्रिक आधार का किसी अर्थव्यवस्था में कौन सा भाग है। देखो दोस्तों, करेंसी का मतलब दो चीज़ होता है, यहाँ भी करेंसी लिखा हो समझ लो दो चीज़ होगा, एक होगा कॉइन सिक्का और एक होगा नोट, ठीक है। तो अगर हम बात करें आपको करेंसी बेस का, ठीक, मॉनेटरी बेस का, तो मॉनेटरी बेस बराबर होता है पब्लिक के पास, आप लिखते जाइए,
पब्लिक के पास कितना करेंसी है, करेंसी मतलब नोट और सिक्का कितना है, उसको बोलते हैं, उसमें जोड़िए प्लस, उसमें जोड़िए कि बैंक के पास कितना करेंसी है, मतलब नोट है और सिक्का है, ये इतना हो गया, प्लस आरबीआई के पास कितना नोट और सिक्का जो है बैंकों का जमा है। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं, नोट और सिक्का किसके पास, पब्लिक के पास, नोट और सिक्का किसका, बैंकों के पास, प्लस नोट और सिक्का किसका, आरबीआई के पास, किसका, आरबीआई के पास। नॉर्मल पब्लिक तो पैसा नहीं जमा कर सकता, तो कौन जमा करेगा, बैंक। तो आरबीआई के पास जो भी पैसा जमा किया होगा बैंक ने सिक्का या नोट में, करेंसी में, मतलब उसको क्या बोलते हैं, मॉनेटरी बेस्ड। मॉनेटरी बेस्ड में तीनों होता है, आरबीआई के पास जमा पैसा, पब्लिक के पास जमा पैसा जो अपना पैसा है वो, और बैंकों के पास जमा पैसा। ठीक है, ठीक है। तो वो रहा करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स विद द पब्लिक होगा। ठीक है, वॉल्ट कैश ऑफ द कॉमर्शियल। वॉल्ट कैश मतलब होता है बैंक के पास जो अपना पैसा जमा होता है, खुद का पैसा जो अलग से वो रखता है, उसको वॉल्ट कैश बोलते हैं। ये भी होगा। बोला डिपॉजिट ऑफ कॉमर्शियल विद बैंक, तो ये भी होगा कि आरबीआई के पास बैंकों का, ये कौन सा कर रहा हूँ मैं, टिक, हाँ, कि जनता के पास मौजूदा करेंसी नोट और सिक्के होगा। वाणिज्य बैंकों की तिजोरी नकदी होगा। वाणिज्य बैंकों की जमा राशियाँ होगा दोस्तों रिजर्व बैंक के पास, यहाँ पे लिख लो, रिजर्व बैंक के पास मतलब भारतीय रिजर्व बैंक के पास वाणिज्य बैंकों की जमा राशियाँ, ये भी होगा। ठीक है, तो तीनों हमारा सही आंसर है, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। मॉनेटरी बेस में तीनों आता है, पब्लिक के पास कितना पैसा जमा है वो, बैंकों के पास कितना पैसा जमा है वो, और आरबीआई के पास बैंकों का कितना पैसा जमा है वो। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 112 का डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 113 है। बोल रहा है रिजर्व्स ऑफ द कमर्शियल बैंक्स इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। जो कमर्शियल बैंक, जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं, उनके पास जो भी पैसा जमा होता है उसमें क्या क्या होता है वो हमसे पूछा है, आरक्षित निधियाँ। तो बोल रहा है ऑल डिपॉजिट पब्लिक, पब्लिक ने जो पैसा जमा किया है वो कमर्शियल बैंक का रिजर्व होगा कि नहीं होगा, बताइए, होगा। देखो जो भी पैसा जमा होता है, पब्लिक जमा करती है बैंकों के पास, उसका कुछ पैसा जो है बैंक अपने पास रखता है, और बाकी पैसे, कुछ पैसा सारे देखिए जो भी पैसा, मान लिया आपने बैंकों में 100 रुपये जमा किया, तो बैंक अपने पास 100 रुपया नहीं रखेगा। क्यों? क्योंकि आपने जो पैसा जमा किए हैं, मान लो टाइम डिपॉजिट किए, फिक्स डिपॉजिट किए, तो आप बदले में आपको ब्याज देगा। तो ब्याज कहाँ से लेगा? तो आप जो 100 रुपया दिए हैं उसको ये किसी को लोन में देता है, तो लोन से जो पैसा मिलता है कुछ पैसा अपने पास रखता है और कुछ अलग से रखता है। तो सब पैसा लोन नहीं दे देता है, क्योंकि बहुत लोग मान लो पैसा मांगने आ जाएगा तो क्या करेगा, तो कुछ पैसा लोन को देता है और बाकी पैसा जो अपने पास रख लेता है, तो उसको बोलते हैं रिजर्व। ठीक है, तो रिजर्व मतलब क्या हो गया, जो भी पैसा पब्लिक ने बैंक में जमा किया है, कुछ पैसा लोन में देता है और बाकी पैसा अपने पास रिजर्व के रूप में रख लेता है, उसको हम लोग रिजर्व बोलते हैं। तो बोल रहा है ऑल डिपॉजिट पब्लिक ने जितना पैसा जमा किया है, क्या सब बैंक अपने पास जमा राशियाँ होती है? वो नहीं होती है, ऑल डिपॉजिट नहीं होता है। डिपॉजिट का कुछ पार्ट होता है जो अपने पास रख लेता है। बोल रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटी हेल्ड बाय बैंक, अगर आरबीआई ने, बैंक ने सरकार से गवर्नमेंट सिक्योरिटी ख़रीदा है तो वो भी एक तरह का क्या है, इसके लिए बताइए, डिपॉजिट है कि नहीं? नहीं है। अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी ख़रीदा है बैंक ने तो वो भी क्या हुआ है, उसका एसेट है ना, डिपॉजिट है ना, तो ये भी हमारा क्या होगा। तो पहला, एक मिनट रुको, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है क्योंकि सभी डिपॉजिट नहीं होगा, तो पहला गलत हो गया। बोले डिपॉजिट गवर्नमेंट सिक्योरिटी हेल्ड बाय बैंक्स, बैंक अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटी अगर आरबीआई का ख़रीदा है, बैंकों ने अगर सरकार का गवर्नमेंट सिक्योरिटी ख़रीदा है दोस्तों, तो वो भी क्या होगा हमारे लिए, बताइए, रिजर्व होगा बैंकों के लिए। तो ये सही है। नेक्स्ट बोल रहा है कैश हेल्ड बाय द बैंक्स इन देयर वॉल्ट, अगर कैश बैंक ने अपने पास अपनी तिजोरी में पैसा जमा के रखा है रिजर्व के रूप में, ये भी होगा। मनी डिपॉजिट विद आरबीआई, आरबीआई के पास अगर मनी डिपॉजिट किया सीआरआर के तहत, ठीक है, एसएलआर में भी पैसा जमा हम लोग कर सकते हैं अगर बैंक चाहेगा तब। ठीक है, तो ये भी होगा। या फिर रेपो, रिवर्स रेपो रेट के तहत पैसा जो डिपॉजिट किया है, तो वो भी क्या है, इसका रिजर्व है। ठीक है, तो गवर्नमेंट बॉन्ड हो, कैश हो, गोल्ड हो, सारा चीज़ बैंक का रिजर्व ही होता है। लेकिन सभी पब्लिक का सभी पैसा डिपॉजिट नहीं होता है, वही पैसा डिपॉजिट होता है जो बैंक में वो नहीं दिया है। ठीक है ना, तो 2, 3, 4 जो होगा हमारा आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। ठीक है, रिजर्व मतलब समझ गए। तो बैंक मतलब पब्लिक का जो पैसा अपने पास रखता है, बाकी को लोन पे दे देता है, जो पैसा बचा हुआ है वो होता है रिजर्व। आरबीआई के पास जो पैसा रखता है वो होता है रिजर्व। गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो खरीदा है वो होता है रिजर्व। सोना जो इसके पास होता है वो होता है रिजर्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 बोल रहा मनी कैन बी क्रिएटेड इन द इकोनॉमी इन विच ऑफ द फॉलोइंग विच, किस तरह से मनी जो है अर्थव्यवस्था में बनाया जा सकता है। बोल रहा है फुल रिजर्व बैंकिंग,
देखो अगर फुल रिजर्व मतलब जितना पैसा बैंकों में अर्थव्यवस्था में कैसे पैदा किया जा सकता है, निम्नलिखित में से किस तरह से पैसा पैदा किया। मनी अगर आपको जनरेट करना है तो आपके मनी वो लोन जब तक नहीं दोगे तब तक मनी थोड़ी जनरेट होगा। मान लो बैंक ने 100 रुपये जमा किया था, पब्लिक ने जमा किया था बैंकों में, और ये 100 रुपये का 100 रुपये का CRR में या SLR में अगर रख दिया रिजर्व के रूप में, लोन दिया ही नहीं, तो इसका पैसा डबल कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। थोड़ा मोड़ा SLR में तो हल्का हल्का बढ़ता है, लेकिन जनरली तो नहीं बढ़ता है। अगर कैश गोल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी में तभी थोड़ा मोड़ा बढ़ेगा, भी SLR में, CRR में नहीं बढ़ेगा। तो जब फुल रिजर्व बैंकिंग का मतलब ये होता है कि जितना पैसा जमा हुआ है, अगर सारा पैसा 100% अगर वो किसी को लोन में नहीं देगा तो पैसा मनी जनरेट होगा ही नहीं। आपने पढ़ा है मनी मल्टीप्लायर, है ना। मनी मल्टीप्लायर में जितना CRR और SLR कम होगा, जितना ज़्यादा लोन बैंक देगी, और कब लोन दे पाएगी? जब CRR SLR हमारा कम होगा। जितना कम होगा उतना बैंक लोन देगी, उतना हमारा मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा, उतना अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में पैसा आएगा। आपने पढ़ा है ना। इसीलिए जब भी मंदी होता है तो सरकार जो होता है रेपो रेट, RBI रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR SLR जो है RBI और ये सब मिलके जो है कम कर देता है, राइट। ठीक है, लेकिन फुल रिजर्व बहुत कब करता है? जब बैंक में हमको, जब अर्थव्यवस्था में पैसा को नहीं बनाना है, तब बहुत ज़्यादा मंदी हो गया है और सरकार चाहती है कि नहीं पूरा पैसा एक रुपया भी इकोनॉमी में नहीं जाए, तो उस केस में जो है 100% रिजर्व मनी जो है रखा जाता है। फुल रिजर्व मतलब पूरा 100% जो है आपको रिजर्व के रूप में रख दिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये गलत हो गया, इसलिए तब अर्थव्यवस्था में मनी पैदा नहीं कर पाएंगे। फ्रैक्शनल रिजर्व मतलब होता है पूरा 100% नहीं रखेंगे हम लोग, कुछ फ्रैक्शन रखेंगे। जैसे CRR कितना है हमारा? लगभग 4% के आसपास है। SLR कितना है? लगभग हमारा 16% के आसपास है ना। तो कुछ रेशियो हम लोगों ने अलग से किया है। ठीक है, समझ में आया? तो इसी तब जाके मनी मल्टीप्लायर होगा। ठीक है, या फिर पैसा का जनरेशन होगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा है? सिर्फ 2 ही है, पहला हमारा गलत है। क्यों गलत है हमने आपको बता दिया। ठीक है, तो एक फार्मूला आप नोट कर लीजिए, आपको बहुत काम आएगा। मनी मल्टीप्लायर बराबर होता है दोस्तों मनी सप्लाई बाई मॉनेटरी बेस। मॉनेटरी बेस हम लोगों ने बात कर लिया कि पैसा पब्लिक के पास, पैसा बैंक के पास और RBI के पास बैंकों का पैसा, तीनों को जोड़ दो करेंसी कॉइन वाला, तो मॉनेटरी बेस आ जाएगा। मनी सप्लाई ऑलरेडी ने हमने इसके पहले देख लिया, जो भी पैसा पब्लिक के पास है उसको मनी सप्लाई बोलते हैं दोस्तों। तो दोनों को जब डिवाइड कर दोगे मनी सप्लाई और मॉनेटरी बेस से, तब जाके हमको मिल जाएगा मनी मल्टीप्लायर। ठीक है, और जो मनी मल्टीप्लायर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका CRR का या SLR का। ठीक है, और मनी सप्लाई जो होता है वो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है CRR का, SLR का। जितना SLR CLR बढ़ेगा मनी सप्लाई उतना अर्थव्यवस्था में घटेगा। सिंपल बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। तो अगर हम मनी सप्लाई का बात करेंगे तो मनी सप्लाई बराबर क्या होगा? मनी मल्टीप्लायर इंटू मॉनेटरी बेस, राइट। चलिए आगे देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे। चलो, तो कल बाकी एक लेक्चर आपका कल आएगा। अभी होली का समय है, इसीलिए आप जो है अपना होली थोड़ा एंजॉय कीजिए, आप पढ़ते भी रहिए। ठीक है ना। एक दिन आप होली मना सकते हैं, जो भी आपका 24 या 25 या 26 जिस दिन भी होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब 115 नंबर देखते हैं। बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर हमने देख लिया, जितना अर्थव्यवस्था में पैसा जाएगा उतना मनी मल्टीप्लाई होगा। जितना CRR SLR कम होगा उतना मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा। जितना हमारा मनी सप्लाई बढ़ेगा उतना मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा। बस सिंपल सा रूल है। तो बोले इट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन द रिजर्व रिक्वायरमेंट ऑफ बैंक। बैंक जितना रिजर्व अपना बढ़ाएगा, मतलब CRR SLR बढ़ाएगा, तो मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा। गलत बात है, घटेगा। ठीक है, फिर बोल रहा है इट डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन द रिजर्व रिक्वायरमेंट। बोल रहा है मनी मल्टीप्लायर घटता है जब रिजर्व रिक्वायरमेंट बढ़ता है। तो एकदम सही है। CRR SLR जितना बढ़ाओगे बैंक की आरक्षित आवश्यकता जितना ही बढ़ेगी उतना जो है मनी मल्टीप्लायर हमारा घटेगा। दूसरा बोल रहा है इट इंक्रीजेज विथ मॉनेटरी बेस। देखो मनी मल्टीप्लायर बराबर होता है मनी सप्लाई, है ना, बाई मॉनेटरी बेस। तो जितना हमारा मॉनेटरी बेस बढ़ेगा, जितना मॉनेटरी बेस क्या होगा बताओ। एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए कि मनी मल्टीप्लायर तभी बढ़ता है CRR SLR ये सब के रेशियो में। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, अगर मॉनेटरी बेस आप बढ़ाओगे ना तो मनी सप्लाई भी हमारा उसी रेट में जो होता है, ठीक है, वो भी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ओवरऑल ये भी बढ़ेगा, मान लो कुछ बढ़ा और ये भी कुछ बढ़ा, तो मनी मल्टीप्लायर कांस्टेंट ही हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो मॉनेटरी बेस था 100, ठीक है, और ये था मान लो 200, ठीक है, मनी सप्लाई। अब ये भी अगर आपका बढ़ के 100% हो गया और ये भी बढ़ के आपका 100% उसी रेशियो से बढ़ेगा, तो ये 100 का कितना हो जाएगा 200 और ये 200 का कितना हो जाएगा 400। तो भी आप काटोगे
तो 2:1 ही आएगा। और अभी शुरू में भी कितना आ रहा था, 2:1। तो जब भी मॉनेटरी बेस बढ़ता है तो उसी के रेशियो में हमारा मनी सप्लाई भी बढ़ जाता है। इसलिए मॉनेटरी बेस बढ़ने से और घटने से हमारे मनी मल्टीप्लायर पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। जो मनी मल्टीप्लायर या मनी सप्लाई बढ़ेगा वो बढ़ेगा हमारा किससे, CRR से, रिजर्व रिक्वायरमेंट से, वो सारा चीज़ से। या पब्लिक ज़्यादा पैसा बैंकों में जमा करने लगे, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, ठीक है, तब बढ़ता है मनी मल्टीप्लाई। मनी मल्टीप्लाई इसलिए ऐसे भी बढ़ता है कि पब्लिक ने कितना पैसा बैंकों में जमा किया है और कितना पैसा अपने पास रखा है। पब्लिक मान लो पूरा पैसा बैंकों में ही जमा कर देगा तो मनी सप्लाई हमारा घट जाएगा, क्योंकि उसके हाथ में पैसा ही नहीं है, राइट ना। तो मनी सप्लाई में हम लोग देखते हैं कि पब्लिक के पास कितना पैसा हुआ है। अगर पैसा ज़्यादा पब्लिक अपना बैंकों में जमा करने लगे तो मनी सप्लाई इकोनॉमी में घट जाएगा, राइट। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। तो मॉनेटरी बेस से हमारा मनी मल्टीप्लायर पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि जिस रेशियो से मॉनेटरी बेस बढ़ेगा उसी रेशियो से मनी सप्लाई बढ़ता है, तो ओवरऑल मनी मल्टीप्लायर पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट ये सब चीज़ हम आपको बताते जा रहे हैं, ध्यान रखना है आपको। सही उत्तर क्या है दोस्तों, केवल 2 ओनली, 2 ही हमारा सही उत्तर है। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 116 से करेंगे। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, तभी आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आएगा। और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, और कुछ अगर अपना फीडबैक है या आपको लेक्चर कैसा लग रहा है तो ज़रूर दीजिए दोस्तों। अगर आपको लगता है कुछ इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत है तो वो भी ज़रूर बताइए। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, मन लगा के अच्छे से पढ़िए। UPSC एग्ज़ाम में अभी ज़्यादा दिन समय नहीं है, 80 दिन बचा हुआ है, मन लगा के पढ़िए, सफलता प्राप्त जरूर होगी। मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।